जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं आपको पहले बता दूं, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी के लिए ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। क्षत्रिय नृत्य को मान्यता कब प्राप्त किया गया था? आपको बताना है कि जो क्षत्रिय नृत्य है इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको मान्यता कब दिया गया था। सबसे पहले आपको क्लियर कर दे साथियों, नृत्य से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो क्षत्रिय नृत्य आपका असम का हो जाएगा। क्षत्रिय नृत्य आपका कहाँ का है? असम का है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्षत्रिय नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका असम का लोक नृत्य है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और भी यहां से पूछा जाता है कि गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका गुजरात का है। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, ये आपका गुजरात का है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का है। इसको मान्यता कब प्राप्त किया गया था? 2000 ईस्वी में। और इसको किसने लागू किया था? जैसे में कहा जाता है क्षत्रिय नृत्य को किसने शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा शंकर देव ने शुरू किया था। एक व्यक्ति का नाम था शंकर देव, उन्होंने क्षत्रिय नृत्य को शुरुआत किया था। याद रखिएगा, एकदम एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऐसा एक प्रश्न हर साल आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। बताइएगा कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो यह संतूर से संबंधित है। या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा का मृत्यु 2022 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा कहाँ के थे साथियों? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के थे। एक आपका कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। याद रखिएगा, ये जो संतूर है ये सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में बजाया जाता है। तो याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा किस कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। संतूर के लिए प्रसिद्ध थे। इनका मृत्यु 2022 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों जो कि आपके अनुच्छेद से सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद 172 के अनुसार इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 के अनुसार आप किसको भंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और जो विधान परिषद है साथियों, इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं साथियों, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों 1905 के बंगाल विभाजन। सबसे पहले यह क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा, उस समय भारत के वायसराय कौन था साथियों? लॉर्ड कर्जन था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाया था, फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। कब अपनाया था साथियों? 1905 ईस्वी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। लेकिन फिर बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, मतलब किसने रद्द किया था? 1911 तो हो गया। किसने रद्द किया था? देखिए, बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसको रद्द किसने किया था साथियों? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, द रेस ऑफ
ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यह किसका आत्मकथा है? बताइएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका आत्मकथा है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है। तो यह धावक मिल्खा सिंह का है। यह किसका आत्मकथा साथियों? तो यह मिल्खा सिंह का है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। और इन्होंने 1960 ईस्वी में मिल्खा सिंह ने 1960 ईस्वी में ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और 1960 ईस्वी में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यह चैनल है जो साथियों, यह आपका एक बड़े भाई की तरह है, जो आपको डेली एसएससी जीडी का क्लास देता है। आपको पता नहीं होगा, यहां से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यह चैनल कितना भरोसेमंद है और यहां से कितना सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो आज से आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी 50,000 बच्चे में जुड़ जाइए और डेली क्लास को करिए। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों, तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइएगा। बौद्ध जो शब्द है उसमें चैत्य शब्द का अर्थ क्या है साथियों? तो चैत्य शब्द का अर्थ होता है पूजा स्थल। चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पूजा स्थल। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पूजा स्थल होता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पूजा स्थल होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारत के किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा। भारत के किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है साथियों? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह आपका कहां में मनाया जाता है साथियों? यह आपका नागालैंड में मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कहां में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है साथियों? तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एक आओ जनजाति नागालैंड में पाया जाता है, यह उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। आओ जनजाति द्वारा भारत के किस राज्य में मोत्सु उत्सव आओ जनजाति द्वारा नागालैंड में मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि एसएससी के एग्जाम में यह सवाल बहुत बार आएगा, ठीक है ना? यह एक संभावना बताया जा रहा है, ठीक है? तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। इसका टारगेट आज का रहना चाहिए 20 में से 15 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। अगला नंबर सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहाँ पर 46 प्रति किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 46 व्यक्ति रहते हैं, जबकि हमारे बिहार में 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रहता है। तो आप समझ सकते हैं साथियों, कितना जनसंख्या घनत्व वहां का कम है। 1 किलोमीटर में 46 व्यक्ति, जबकि हमारे बिहार में 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रहते हैं। समझ सकते हैं आप, ठीक है ना? चलिए। और यहाँ पर कम पूछा था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पूछता तो कौन सा हो जाता साथियों? दिल्ली हो जाता। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पूछता तो क्या हो जाता? दिल्ली हो जाता। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, चोल प्रशासन के दौरान बेटी कर किस रूप में लिया जाता था? बताइएगा। बेटी कर किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था चोल प्रशासन के दौरान? तो यह जबरन काम करवाने के लिए, जबरन श्रम करवाने के लिए बेटी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। और आप लोग बताइएगा साथियों, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। बताइएगा, अगर कुछ दिक्कत है तो वो भी बताइएगा कि हाँ सर, ये दिक्कत है आपके क्लास में, ठीक है? तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं दिक्कत है तो जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना? चलिए। अगला नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो दो भाई था, दो भाई ने मिलकर किया था। दोनों का नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और क्या नाम था साथियों? हरिहर और बुक्का नाम था। याद रखिएगा, उसका नाम क्या था साथियों? हरिहर और बुक्का। जो दो भाई थे उसका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का था। दो नाम था, उसका नाम क्या था साथियों? हरिहर और बुक्का था। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का किया गया था। और यह किस नदी
पर स्थित है साथियों? तो यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। आप देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए बताइएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? मतलब संविधान के मतलब संशोधन किया गया है, वह किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन को एक लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है साथियों? तो 42वां संशोधन को कहा जाता है, और यह 1976 ईस्वी में हुआ था। यह कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, अगला नंबर बताइएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना? बताइएगा सवाल आपका क्या कह रहा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो वान भट्ट थे, जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि वान भट्ट थे, वह हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा करते थे? वह हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा करते थे? कोई बच्चे बता सकता है? जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो यह संस्कृत नहीं, पाली भाषा में लिखते थे। या किस भाषा में लिखते थे? पाली भाषा में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बिल्कुल राइट आंसर है, आपका भी जवाब आना चाहिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बाबू? विटामिन जल में कौन सा घुलनशील है? तो विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। और विटामिन बी भी ऐसे जल में घुल जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो विटामिन सी को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइएगा, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल राइट आंसर, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें क्या होता है साथियों, कि इसमें महिला द्वारा सिर पर मटकी रखा जाता है। इस पर महिला द्वारा किया जाता है, मतलब जो यह मटकी पर्व मनाया जाता है, इस पर महिला को सिर पर मटके रखा जाता है और यह मनाया जाता है। यह कहाँ में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और उत्तर भारत का भी काफी सारा है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। राजस्थान का एक घूमर है, ये राजस्थान का एक क्या है? घूमर। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का क्या है? घूमर। और बिहार का जाटिन लोक नृत्य है। जाटिन कहाँ का लोक नृत्य? जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का, ठीक है ना? ये सारे इंपोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 से 1956 में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, वह 1951 से 56 था, ठीक है ना? चलिए ये पहला पूछेगा तो हेरोड डोबर डोमर मॉडल पर हो जाएगा। अगर दूसरा पंचवर्षीय पूछेगा तो महानोबलिस मॉडल पर हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, तत्व बोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? बताइएगा, तत्व बोधनी सभा का स्थापना किसने किया था साथियों? किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किसके द्वारा, मतलब यह कब किया गया था साथियों? तो 1839 ईस्वी में किया गया था। यह कब किया गया था? 1839 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना? और इसका मेन अर्थ क्या था साथियों? और इसका उद्देश्य जो था, राजा राम मोहन राय के विचारों का उल्लेख करना यानी फैलाना था, ठीक है ना? जैसे में तथ्य बोधनी सभा का स्थापना तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो राजा राम मोहन राय का जो विचार था, उसके विचारों को फैलाना था। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, बताइएगा, किस संविधान के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? अगर राष्ट्रपति को कुछ गलती हो जाता है तो उसको क्षमादान प्राप्त कर सकता है। बताइएगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, जो लोथल है यह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा
गुजरात में। ये आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में। और किस नदी पर हो जाएगा? तो भोगवा नदी पर हो जाएगा। यह किस नदी पर हो जाएगा साथियों? यह आपका भोगवा नदी पर हो जाएगा। यह किस नदी पर हो जाएगा? भोगवा नदी पर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोथल ये तो गुजरात में है और किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। चलिए, अगला नंबर है, जवाब दीजिएगा, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में? नंदा देवी पर्वत चोटी यह भारत के किस राज्य में है साथियों? ये आपका उत्तराखंड में। ये आपका कहाँ में? उत्तराखंड में है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका कहाँ में? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिला में है? तो यह आपका चमोली जिला में है। किस जिला में है साथियों? उत्तराखंड के चमोली जिला में आपका नंदा देवी पर्वत स्थित है। चलिए, 20 नंबर सवाल है, जवाब दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं? आपको पता होना चाहिए कितने आवर्त और कितने आवर्त हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसमें 18 आपका बाबू समूह हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 18 समूह और 7 आवर्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर हम लोग प्रश्न को कवर करते हैं। अब हिंदी के प्रश्न को कवर करते हैं। आपको पता होगा साथियों, आपके एग्जाम में हिंदी का और इंग्लिश हिंदी जीके मैथ रीजनिंग सभी से 20-20 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। तो पहले हम लोग जीके के 20 प्रश्न को कवर किए, तो आप लोग इसमें अपना स्कोर बताइएगा कि कितना हुआ। अब हम लोग हिंदी का 20 करेंगे, तो 20 में से टारगेट रहना चाहिए साथियों आपका, कम से कम टारगेट जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए कम से कम 15 या 16। 15-16 प्रश्न सही करते हैं तो आपका यकीनन मानिए कि इसमें सिलेक्शन पक्का है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उससे क्या कहते हैं बताइएगा? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? कोई बच्चे बताइएगा। अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, काफी सारे अंतरिय बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अगोचर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हाथ के लिखे हुए के लिए एक शब्द में कौन सा होगा? हाथ के लिखे हुए के लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? तो पांडुलिपि कहते हैं। जो हाथ से लिखा जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा? बताइएगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? तो अरविंद को हम लोग कमल भी बोल सकते हैं, पंकज बोल सकते हैं, जलज बोल सकते हैं, लेकिन गुलाब, कलम, वृक्ष, केवड़ा ये सब नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो आपको फटाफट जवाब आना चाहिए साथियों कमेंट में। ठीक है ना? हम लोग थोड़ा फाइट करेंगे और आपका भी जवाब फास्ट आना चाहिए। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी सारे बच्चे का ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। चलिए, अगला नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वाला मैं आपको कई बार करवा चुका है, ये तो रिपीटेड सवाल है, तो आप लोग बताइएगा। उज्जवल कौन सा सही होगा? तो मैंने आपको कई बार रिपीटेड करवाया कि जिसमें दोनों जय आधा होगा साथियों। जिसमें दोनों जय आपका आधा होगा, इस प्रकार से देखिए, जिसमें दोनों जय आधा होगा वो वाला उज्जवल आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। गागर में सागर भरना, गागर में सागर बहना यानी कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, कम शब्दों में थोड़े में बहुत कह देना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। मतलब थोड़ा सा है और आप किसी को बहुत कह दिए, तो वही बात है, गागर में आप सागर भर दिए। चलिए, अगला नंबर, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? बताइएगा। अश्व का कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? अश्व का, अश्व का बताइएगा। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो अश्व का देखिएगा, अश्व को घोटक बोल सकते हैं, है बोल सकते हैं, तुरंग, लेकिन कटक नहीं बोल सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं वो वाला हो जाएगा। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज ना। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है और छोटे को अनुज। तो अग्रज हो जाएगा ना, और छोटा को अनुज हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर सवाल है कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? बताइएगा। उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का क्या होगा? निमीलन। उसका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? निमीलन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, 11 नंबर सवाल है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? आंख फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए,
शुद्ध वाक्य का चयन करना। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 12 नंबर इसमें से कौन सा होगा साथियों? शुद्ध वाक्य कौन सा यहाँ पर होगा? बताइए शुद्ध वाक्य। कोई बच्चे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है एक बच्चे का। तुलसी ने मानस की रचना किया या तुलसी ने मानस की रचना की, कौन सा यहाँ पर सही होगा? बताइए तुलसी ने मानस की रचना की या तुलसी ने मानस की रचना की? तुलसी ने मानस की रचना की, तुलसी ने मानस की रचना की। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा पावक। पावक 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 का क्या सही किसका पर्यायवाची होगा? बताइएगा पावक किसका पर्यायवाची शब्द होगा साथियों? तो यह अग्नि का हो जाएगा। सभी बच्चे को पता है पावक, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अग्नि बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ का उल्टा क्या होगा? अर्थ का इत्ती। अर्थ का क्या हो जाएगा? इत्ती। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जो सब कुछ जानता हो उससे उसके लिए एक शब्द में क्या है साथियों? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा तलवार की धार पर चलना यानी बहुत कठिन काज करना है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि आशीर्वाद का शुद्ध वल्तनी शब्द बताइए। आशीर्वाद का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? आशीर्वाद। देखिए ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों 18 नंबर, विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख। विमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, पार्थिव शब्द का क्या अर्थ है? पार्थिव शब्द का क्या अर्थ है साथियों? पार्थिव का क्या हो जाएगा? पृथ्वी से जुड़े हो रहने वाला, जो पृथ्वी से जुड़ा हो यानी पृथ्वी वाला, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का आपका आखिरी सवाल है, अंगुली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या? अंगुली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदी में अपना स्कोर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको व्हाट्सएप मैसेज